Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all the listeners and viewers. उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपने छुट्टियाँ अच्छी गुजारी होंगी। हमने भी गुजार दी, गुजर गई, पता ही नहीं चला। छुट्टियों के साथ साथ कुछ हमने मौज मस्ती की, कुछ हमने गेम्स खेली, कुछ आप लोगों ने टाइम ज़ाया किया। सारी चीज़ें फिर इसी तरह से साथ साथ चलती रहती हैं। जहाँ इतनी पढ़ाई होती है वहाँ पे कभी कभी टाइम ज़ाया भी कर लेना चाहिए। अच्छी चीज़ होती है, वो भी सेहतमंद एक्टिविटी होती है। बट डिपेंड्स कि आप टाइम ज़ाया किस तरह से कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कुछ अच्छा मशगला रखें ताकि टाइम भी अच्छा गुजर जाए और टाइम जो है उसका कुछ बेनिफिट भी हो। रीडिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, दैट डिपेंड्स। पोइट्री हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। खैर वो तो चीज़ें गुजर गई, टाइम गुजर गया। वापस आते हैं अपने रूटीन की तरफ और एक दफ़ा फिर से हम जो है वो स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। थर्मोडायनामिक्स आज का हमारा टॉपिक है। थर्मोडायनामिक्स बेसिकली दो वर्ड्स हैं। थर्म दैट इज रिलेटेड टू हीट एंड डायनामिक्स मींस इन मोशन। तो इफ द heat is in motion, that means if the heat is moving from one side to another side, if the heat is moving from one point to another point, तो उस सिलसिले में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। जैसे इसी तरह से जैसे आपको एक पिक्चर सामने नजर आ रही है, इसी पिक्चर में आइस क्यूब्स हैं, सॉलिड फॉर्म में है, प्रॉपर्टी है किसकी? ऑब्वियसली आइस क्यूब्स की एक प्रॉपर्टीज है कि जब वो सॉलिड फॉर्म में है तो रिजिड फॉर्म होती है, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। बट जैसे ही आप उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दो, हीट दो, तो उसकी मैटर की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। मीन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अब सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा। मजीद उसको हीट अप करते रहो, कॉन्टिन्यूसली हीट अप करते रहो, तो वही लिक्विड आपके पास जब वेपराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आपके पास गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है इसी हीट की वजह से। इसके साथ-साथ और बहुत सारे फिनोमिनाज़ हैं जिनमें हीट की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो अटैच्ड है और हीट की ट्रांसफ़ॉर्मेशन की वजह से हमारे पास बहुत सारे वर्क डन किए जाते हैं। हमारे पास लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जिसमें हमें ये बताना पड़ता है कि हम किस तरह से हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके तो उससे वर्क डन करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि वी कैन कन्वर्ट हीट इनटू सम मैकेनिकल वर्क, सम यूज़फुल वर्क। और फिर टेक्नोलॉजी में कहीं बहुत सारी जगहों पे थर्मोडायनामिक्स का बहुत रोल है। साइंस में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं, रॉ एनर्जी जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स को यूज़ करते हैं। और हीट की फॉर्म्स हम बहुत सारी चीज़ें और भी टेक्नोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, हीट विजन जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम आहिस्ता-आहिस्ता आगे जैसे-जैसे वीडियोज़ चलाते जाएँगे तो पढ़ते चले जाएँगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो थर्मोडायनामिक्स के साथ रिलेटेड है, वो गैसेज़ हैं, उनका बिहेवियर है और लॉज़ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हैं। सबसे पहले हम गैसेज़ की अगर बात करें, गैस भी एक मैटर है, स्टेट है आपके पास, स्टेट ऑफ मैटर है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट से कुछ हम थोड़ी-सी सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से, कितना हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज़। इस काइनेटिक थ्योरी को जब हम पढ़ते हैं तो हम बिहेवियर ऑफ गैसेस देखते हैं और बिहेवियर ऑफ गैसेस के साथ साथ हम उसकी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की तरफ चलते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं वो हमें नेकेड आई से नज़र तो नहीं आते, बट दे आर स्टिल देयर, वहाँ पे हैं कंटेनर। जैसे हम एक कंसिडर आपके सामने नज़र आ रहा है, इस कंटेनर में हमने बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को या गैस पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा कर लिया एक क्यूब की शेप में। अब ये मॉलिक्यूल्स लेफ्ट राइट एक्स वाई जी एक्सेस हर तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, मूव कर भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं, हर तरफ कोलाइड कर रहे हैं। तो इनकी कोलिजन्स के साथ साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और यहाँ पे अगर मैं इस तरह से बात करूँ कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी भी हैं जैसे हम लोगों ने नाम सुने हुए डिफ्यूजन, एफ्यूजन, ब्रोनियन मोशन। Diffusion is sometimes like if we spray a little bit of any good perfume इन एनी कॉर्नर ऑफ अ रूम, तो थोड़ी देर बाद पूरे रूम में स्मेल आ रही होती है। आप कोई और स्प्रे की बात कर लो, पेंट की बात कर लो, तो विद इन सेकेंड्स वो जो स्मेल है, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, वो मिक्स अप हो जाते हैं पूरी एयर के साथ और आप हर जगह पे उसको देख सकते हो। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस कह सकते हो आप उसको, बिहेवियर ऑफ अ गैस कह सकते हो, डिफ्यूजन कहते हैं हम उसको। इसी तरह से स्मोक पार्टिकल्स की डिफरेंट मूवमेंट है जिसको हम ब्रोनियन मोशन, रेंडम मोशन जिसे हम कह सकते हैं। तो
इनके साथ-साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिन प्रॉपर्टीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है और उन प्रॉपर्टीज़ में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम उसको पॉइंट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है कि अगर हम एक छोटे से कंटेनर में एक फ़ाइनाइट सा वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कहीं पे रखते हैं, तो उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मींस काउंटलेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते सिर्फ एक छोटे से फाइनाइट से वॉल्यूम में। और अगर वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी उसी से ज़्यादा डबल अप होता चला जाएगा। फिर इसी के साथ-साथ जो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज़ मच मच स्मॉलर दैन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास एक छोटा-सा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसी तरह से एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, यहाँ मॉलिक्यूल है, तो इनका जो साइज़ है दैट साइज़ इज़ वेरी वेरी लेस दैन द डिस्टेंस बिटवीन दीज़ पार्टिकल्स। चाहे आप किसी की भी बात कर लें, 1 एंड 3 के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो इसके साइज़ से बहुत ज़्यादा है, 1 एंड 2 के दरमियान का साइज़ इनसे बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसी के साथ हमारे पास जो है वो एक थर्ड पॉइंट आता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड दे मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। कि जैसे जैसे कोलिजन होते जाएंगे तो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूल्स अपनी डायरेक्शन चेंज करते चले जाएंगे। अब ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल जो है दैट इज स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से जो कोलिजन्स हैं वो कोलिजन्स बार बार होती रहती हैं। तो सिंपल इज दैट कि हर जितनी दफा कोलिजन्स होंगी ऑब्वियसली वो अपने आप के साथ भी कोलाइड करेंगे, अपने आप मीन्स के किसी दूसरे मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी कोलाइड करेगा और वो विद वॉल्स ऑफ कंटेनर भी कोलाइड करेंगे। तो दीज कोलिजन्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स within themselves or with the walls of container they are assumed to be perfectly elastic। बिल्कुल इलास्टिक कोलिजन्स हैं हमारे पास। और इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोई भी एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं लगाता एक्सेप्ट व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर या व्हेन दे आर हैविंग कोलिजन्स। कोलिजन के अलावा कोई भी एक मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स नहीं लगाता है। ये बहुत ही छोटे से सिंपल से सादे से हमारे पास जो पॉइंट्स हैं दे आर पॉइंट्स फॉर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ साथ जब जहां कोलिजन की बात आती है, जहां वॉल्स के साथ टकराने की बात आती है मॉलिक्यूल्स की, तो वहां पे एक चीज बड़ी क्लियर आती है। तो ऑब्वियसली व्हेन द गैस मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद some wall or with the molecules they will collide and they will apply a force on each other। तो उस फोर्स से एक प्रेशर बिल्ट होगा और वो प्रेशर जो है हमारे पास वो उसको हमें फाइंड करना पड़ेगा। वो प्रेशर की करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उस प्रेशर को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो हमें देखना पड़ेगा। एंड वी हैव टू गो थ्रू अ सिंपल डेरिवेशन। थोड़ी लेंथी डेरिवेशन है बट एक छोटी सी हम इजी वे में उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं। हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो अगर आप सिंपली उसको इस तरह से रख लें कि हम वैल्यूज़ के थ्रू ही उसको कैलकुलेट करेंगे। एक वैल्यू उठाई, दूसरी वैल्यू में पुट कर दी, वो वैल्यू उठाई, उससे नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। तो कुछ सिंपल से स्टेप्स के बाद जो है हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो लेट्स गो थ्रू द डेरिवेशन फॉर द प्रेशर ऑफ गैसेस, क्योंकि हमें प्रेशर की बात करनी है। तो लेट्स सी हाउ मच a gas molecule are just we have to calculate the pressure of the gas। तो प्रेशर को फाइंड करने के लिए, प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं। और इस क्यूब में जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जी डायरेक्शन है, ऑल द थ्री डायमेंशंस आर हियर। और हम क्यूब इस तरह से कंसिडर करते हैं कि लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब जो है वो तकरीबन इक्वल हैं। दे आर डिनोटेड बाय द कैपिटल आर स्मॉल एल, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय स्मॉल एल और कैपिटल एल एज इट इज। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर इफ यू हैव टू यूज इट। तो हमें एक चीज यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक देखनी है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो हमें कुछ चीजें बताती है। क्या बताती है कि जो प्रेशर यहाँ मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली इस दीवार के साथ कोलाइड करके लगाएंगे दैट प्रेशर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स ऑफ कंटेनर पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि कुछ एरिया है ऑब्वियसली जिसके साथ वो कोलाइड कर रहे हैं, तो उस एरिया में पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, कितना वो उस फोर्स लगा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और एज वी नो कि दैट प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो हमें फोर्स पर यूनिट एरिया की बात लाजमी करनी है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में चले जाते हैं। इन्हीं जो डायग्राम यहाँ पे नजर आ रही है इसी में से हम एक डायग इसी किसी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, उसकी डायरेक्शन कंसिडर करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे एंड देन वी जस्ट गो विद द फ्लो। तो लेट्स सी।
Let us start with a very simple formula for the pressure, that is P is equal to F by A, that is force per unit area। और जैसे कि अभी हमने एक कंटेनर कंसिडर किया था, उसी कंटेनर की हम बात कर लेते हैं। इस कंटेनर में हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैं, भरे पड़े हैं, कुछ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कुछ वाई में, कुछ जी में। तो हम उनको डायरेक्शन को शो करने के लिए एक एक मॉलिक्यूल शो कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन मॉलिक्यूल्स हैं। Consider there are number of particles in this container, तो let us just go with the flow। हमारे पास इसके साथ हमने फिल कर लिया, कुछ पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, कुछ वाई की तरफ मूव कर रहे हैं, कुछ जी की तरफ शो कर रहे हैं। तो जैसे कि फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो हमें फोर्स की वैल्यू बी फाइंड करनी है और हमें एरिया की बात भी करनी है। एरिया क्या है? वेरी सिंपल, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ भी हम अगर स्मॉल एल कंसिडर कर रहे हैं, विड्थ भी स्मॉल एल कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट इज लेंथ इनटू लेंथ। और एरिया आपके पास जो है वो लेंथ स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। इसी तरह से हमें पता है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, देयर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। तो अगर आपके ज़हन में ये है कि हम F इज इक्वल टू ma का फार्मूला लगाएंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, तो हम F फाइंड कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट सिंपल हेयर। हम एक्सलेशन की यहाँ पे बात तो तब करें जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। हमें पता है कि हम ऊपर प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हैं कि दीज थिंग्स या दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जब इलास्टिक कोलिजन्स की बात की जाए, तो इलास्टिक कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स जिनमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज नहीं होता है। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो दैट मींस दे हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इफ दे हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मींस नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होगी। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो यू कैन नॉट जस्ट पुट द फॉर्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू एम ए और आप उसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना है, इसी फोर्स को फाइंड करने के लिए हमें मोमेंटम की बात करनी है, क्योंकि हमने आगे भी बात की है कि जो फोर्स अप्लाइड ऑन दीज वॉल्स है, जो कि इसके यहाँ पे हम लगा रहे हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू द मोमेंटम चेंज या मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल्स। उसमें क्या है कि इफ वी रिमेंबर अ फ्यू वीडियोज अगो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था वाटर फ्लो, या यूं कह लो फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। उसमें हमने बात की थी कि इफ वी फाइंड फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स विद अ सिंपल वे, तो वी कैन डिफाइन इट एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम उसको? सिंपल है, गौर से सुनिएगा। मोमेंटम पर यूनिट टाइम, दैट इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो हम उसको यूं भी कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल बाय द वॉल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है किसी भी पार्टिकल का, दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द पार्टिकल। जो वाटर है या जो भी गैसेस पार्टिकल है, जिसका भी मॉलिक्यूल है, दोनों सूरतों में द सिनेरियो इज सेम। हम कह सकते हैं, मैं इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अभी इसको नीचे नोट में भी मेंशन करूंगा, दोबारा आपको बताऊंगा इस चीज को, कि F यानी force is equal to delta P by delta T, rate of change of momentum, and delta P by delta T is the force which is applied by the wall to the particle। और हमें पता है कि एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, जितनी फोर्स वॉल उस पार्टिकल पे लगाएगी, पार्टिकल भी उतनी ही फोर्स वॉल पे लगाएगा। हम सिंपली डेल्टा पी बाय डेल्टा टी कैलकुलेट करके तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसी वी की तरफ चलेंगे, तो हम मोमेंटम की तरफ चलते हैं। ऑब्वियसली डेल्टा पी। अब यहाँ पे हमने इसके साथ कुछ इस तरह से वन कंसिडर कर लिया है, तो जस्ट कंसिडर दैट हम फर्स्ट पार्टिकल की बात करते हैं। हम एक पार्टिकल की बात कर लेते हैं। ये एक पार्टिकल है जो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल हैव अ मास m, इट विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v1। ऑब्वियसली मास, क्योंकि सारे गैस पार्टिकल्स एक जैसे ही होंगे, सेम गैस होगी हमारे पास, तो m1 m2 m3 लिखना जो है उसको कोई फायदा नहीं है। तो हम सिंपली मास कंसिडर करेंगे उसको। तो mass of a particle, it is moving towards x डायरेक्शन। तो क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी को मैं वी आई एक्स कंसिडर कर सकता हूँ। v1 मींस बेसिकली फर्स्ट पार्टिकल है मूविंग इन द x डायरेक्शन, तो दैट इज शोइंग v1x। अब ये हमारे पास वेलोसिटी है, और इस वेलोसिटी को हमने बता दिया कि इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आप फाइंड कर सकते हैं m v1x। एंड ऑब्वियसली ऑन द अदर साइड, जब ये पार्टिकल हिट करेगा वॉल को, तो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में दे हिट एंड दे रिटर्न अलोंग द सेम पाथ। हम इलास्टिक कोलिजन की कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ केसेस पढ़ चुके हैं, जहां पे हमने पढ़ा था कि इफ अ लाइटर बॉडी कोलाइड्स विद द हेवियर बॉडी, देन there will be no effect on the heavier body, but the lighter body will reverse its direction with same velocity।
ठीक है। तो रिवर्स इन डायरेक्शन दैट मींस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, तो दिस विल बी माइनस v1x और मास विल बी रिमेन एज इट इज, कोई फर्क नहीं आएगा उसमें। तो ये फाइनल मोमेंटम हो गया। तो डेल्टा p ऑब्वियसली चेंज इन मोमेंटम, हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आई एम शोइंग 1x to represent the first particle moving in x direction, so this will be equal to final minus initial momentum of the first particle। क्योंकि हम x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ x डायरेक्शन की ही कंसिडर करेंगे, और फिर हम बाद में उसमें y भी शामिल करेंगे, z भी शामिल करेंगे, और बहुत सारी केसेस हम शामिल करेंगे। डेल्टा पी वन एक्स इज इक्वल टू, अब फाइनल मोमेंटम किसका, ऑब्वियसली इसके साथ माइनस था तो माइनस एम वी वन एक्स, माइनस फार्मूले वाला, और इनिशियल में एम वी वन एक्स। तो दिस इज माइनस इंटू माइनस, ऑब्वियसली दोनों एड अप हो जाएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैथ। तो डेल्टा पी वन एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एम वी वन एक्स। ये तो हो गया मोमेंटम। अब फार्मूला वही है, हम फोर्स भी फर्स्ट पार्टिकल की, क्योंकि पहले तो फार्मूला था ओवरऑल, अब हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो फोर्स भी 1x हो जाएगी, ऑब्वियसली मूविंग इन एक्स डायरेक्शन। तो ये ऑब्वियसली डेल्टा पी वन एक्स बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी एक्स तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्योंकि हमें डेल्टा टाइम सॉरी डेल्टा टाइम भी फाइंड करना है, तो एस इज इक्वल टू वी टी, एंड ऑब्वियसली टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। अब कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ से मूव कर रहा है, तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट की अगर बात करें, तो यहाँ से कोई पार्टिकल यहाँ तक जाएगा लेंथ एल कवर करके, और यहाँ से हिट करने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, तो दैट विल बी अनदर डिस्टेंस लेंथ। तो ये आपके पास जो है डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, और वेलोसिटी ऑब्वियसली इट इज मूविंग विद 1, अब v1 है मूविंग along the x डायरेक्शन, तो दिस इज अगेन v1x। तो ये दो वैल्यूज, टाइम डेल्टा टी की वैल्यू और डेल्टा पी की वैल्यू, ये दो वैल्यूज उठा के आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, and you'll simply get f1x is equal to minus 2m v1x divided by delta t की वैल्यू, जो कि 2 length by v1x। और हमें अच्छे से पता है मैथ की प्रॉपर्टी की, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, तो दिस v1x विल बी मल्टीप्लाइड विद द इक्वेशन एंड यू विल गेट दिस इक्वेशन। ऑब्वियसली 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f1x विल बी इक्वल टू m v1x obviously square and by length। तो ये हमारे पास फोर्स आ रही है, एंड दिस फोर्स इज शोइंग अस दैट, ये दोबारा से वही नोट मैंने आपको बात की कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स बाय द वॉल। जो फोर्स वॉल उस पार्टिकल पे लगा रही है वो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो ये हमारे पास आ गई फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द मॉलिक्यूल या ऑन द पार्टिकल। अब न्यूटन लॉ ऑब्वियसली दोबारा से हम लगाएंगे, थर्ड लॉ लगाएंगे, और एक्शन और रिएक्शन हमें पता है कि दे आर इक्वल बट अपोजिट। तो उस रिएक्शन की बेस पे अगर हम बात करें, तो न्यूटन थर्ड लॉ सेज, ऑब्वियसली ये एक ऐसा लॉ है कि जो बच्चे बच्चे को पता है, जो फिजिक्स थोड़ा सा भी जानता है, ये जो फिजिक्स नहीं भी जानते इवन दे डू नो कि न्यूटन थर्ड लॉ इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। तो मॉलिक्यूल जो है, जितनी फोर्स वॉल ने उस मॉलिक्यूल पे लगाई है, मॉलिक्यूल विल अप्लाई द सेम force which will be equal in magnitude but डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो हम अगर मॉलिक्यूल की फोर्स, क्योंकि हमें तो मॉलिक्यूल्स की वजह से बात करनी है, प्रेशर वॉल तो प्रेशर नहीं बना रही, वॉल तो इंटेक्ट है, वॉल अपनी जगह पर रुकी हुई है, इट इज नॉट मूविंग। तो ऑब्वियसली दिस इज द प्रेशर इज नॉट ड्यू टू वॉल्स, द प्रेशर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो हमें जो फोर्स फाइंड करनी है वो मॉलिक्यूल की फोर्स होनी चाहिए, पार्टिकल्स की फोर्स होनी चाहिए। तो एफ ऑफ वन एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि वो अपोजिट है, तो एक और मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के साथ हम, एंड विल डेफिनेटली गेट एफ ऑफ वन एक्स दैट इज फोर्स ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑन द वॉल विच इज इक्वल टू एम वी वन एक्स स्क्वायर बाय स्मॉल एन। ये हो गया हमारे पास सिंपली वो फोर्स जो एक पार्टिकल लगा रहा है। अब क्योंकि जैसे हमने डायग्राम देखी थी, तो एक पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि उस साइड पे मूव कर रहे हैं, पार्टिकल्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, आई एम कंसीडरिंग द पार्टिकल एज मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल एज अ पार्टिकल। तो कहीं पे अगर पार्टिकल बोल रहा हूँ, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, तो डजंट मीन कि आप उसको इस तरह से कंसिडर करें कि कभी पार्टिकल कह रहे हैं, कभी मॉलिक्यूल्स कह रहे हैं, तो कंसिडर देम एज द सेम थिंग। तो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, ये तो वो फोर्स है जो एक पार्टिकल या एक मॉलिक्यूल की वजह से है। हमें बात करनी है ऑल ओवर मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो सब की हम फोर्स डिटरमाइन कर सकते हैं। हाउ? जस्ट बाय सिंपली एडिंग देम, एफ ऑफ वन एक्स, टू एक्स, थ्री एक्स अप टू एक्स। अब हमें पता है कि जब ये एफ ऑफ वन एक्स था, तो एम भी सेम है, लेंथ भी सेम है, तो वी वन एक्स है। जब 2x हो जाएगा तो यहाँ पे v भी 2 हो जाएगा, जब 3x हो जाएगा तो जस्ट एक 1 2 3 हमारे पास सीरीज बन रही है, हम m बाय l कॉमन ले लेते हैं विच इज कॉमन इन ऑल ऑफ देम। उसके बाद जो बाकी वेलोसिटीज है वो इस तरह से इसकी जगह पे वैल्यू पुट करके ऐड कर देंगे। अब हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, और फिर इक्वेशन 1 में हम वैल्यूज भी पुट कर लेते हैं, इसी को ही हमने इक्वेशन वन बनाना है, कोई सेपरेट इक्वेशन नहीं है।
तो ये फोर्स की वैल्यू हमें पता है। अब ये सारी चीजें उठा के, तो अगर मैं इस इक्वेशन पे वापस आ जाऊं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो हमें इसमें, सॉरी नॉट दिस वन, द ओरिजिनल वन विच इज P इज इक्वल टू एफ बाई, इसमें अगर मैं फोर्स की वैल्यू पुट कर दूं और साथ में एरिया की वैल्यू भी पुट कर दूं, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। तो जस्ट हम इसको इक्वेशन वन बना के तो उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। लेट अस गो टू द सेम थिंग अगेन। तो इक्वेशन थी हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इसलिए सिंपली हम साथ में एक्स मेंशन कर रहे हैं, राइट। तो ये तो एक चीज होगी हमारे पास, इक्वेशन वन बन गई, इसमें हमने वैल्यूज पुट की, तो मैं एरिया की वैल्यू पहले पुट कर लेता हूँ, दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई एल स्क्वायर, एंड देन दिस इज कैन बी रिटन एज वन ओवर एल स्क्वायर इंटू एफ एक्स, दे आर सेम थिंग, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसको सेपरेट इसलिए किया ताकि एफ की वैल्यू सेपरेट रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एल स्क्वायर इंटू ये सारी की सारी वैल्यू हमने एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू यहाँ से उठा के तो हमने इसमें पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद ये m और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यू विल गेट m बाय एल क्यूब विच इज इक्वल टू, अब ये सारी की सारी जो इक्वेशन यहाँ पे हमें नजर आ रही है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास किस चीज की, द प्रेशर ऑफ एक्स मॉलिक्यूल्स, ये यूं कह लो द प्रेशर विच आर बाय द मॉलिक्यूल्स विच आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया। नेक्स्ट हमें पता है कि ये जो लेंथ का क्यूब है दैट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे जो हमने क्यूब कंसिडर किया था उसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, तीनों की वैल्यू सेम है, तो विल गेट वॉल्यूम एज एल क्यूब। और इसमें सिंपली एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक के साथ साथ हम वेलोसिटी भी पढ़ रहे हैं और वॉल्यूम भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस शो करने के लिए हमने वॉल्यूम को यहाँ पे वी की एंडिंग थोड़ी सी चेंज कर दी है ताकि वेलोसिटी और वॉल्यूम आपस में मिक्सअप ना हो। तो अगर आपको सिंपल इस तरह से वी नजर आ रहा है तो दैट इज वेलोसिटी, और अगर आपको इस तरह से थोड़ा कर्व नजर आ रहा है तो दैट इज वॉल्यूम। अब हमें पता है कि हम डेंसिटी की बात अगर करते हैं तो डेंसिटी इज बेसिकली इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। तो यहाँ से हम इसको लिख भी सकते हैं मैथमेटिकली, दैट इज एम बाई एल क्यूब। अब यहाँ पे मसला ये है कि हम किसी एक पूरे मटेरियल की बात नहीं कर रहे, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सबकी डेंसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मास को नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल डेंसिटी विल बी मास ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस n को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो दैट इज m बाय एल क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो इक्वेशन है ये हमने बनाई है बेसिकली इस m बाय एल क्यूब को प्रूव करने के लिए, इसकी जगह पे तो हम ये वैल्यू उठा के डेंसिटी बाय नंबर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, और नेक्स्ट फिर हम मूव करते हैं, यू विल गेट द इक्वेशन एज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू रो बाय एन इनटू दिस होल थिंग, जो कि एज इट इज था यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ इसकी जगह पे आपके पास रो बाय एन आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल कि हम n को उठा के ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। अब हमें एक चीज पता है कि जब हम किसी चीज का एवरेज फाइंड करते हैं तो वी जस्ट ऐड अप द नंबर्स एंड देन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो जैसे अगर तीन चीजें हैं तो तीनों चीजों को ऐड करके तीन पे डिवाइड कर दें, चार हैं, पांच हैं, तो जितनी चीजें हैं उनको ऐड करके उसी नंबर पे आप डिवाइड कर दे तो दैट इज एवरेज। तो यहाँ पे भी सिंपल है कि हम सारी वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं और फिर नंबर ऑफ वेलोसिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी हैं उस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज शोइंग अस द एवरेज वेलोसिटी। और हमारे पास इस तरह से इन ब्रैकेट्स के अंदर जो है, मीन ब्रैकेट्स के अंदर जब हम इनको लिखते हैं तो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द एवरेज वेलोसिटी। तो हमारे पास ये पूरी इक्वेशन टर्न डाउन होके दो वर्ड्स में आ गई कि टोटल प्रेशर ऑन द एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू द एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन टू आ रही है। अब हम पता है कि जितने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं, वाई डायरेक्शन में मूव करते हैं, जी डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम सिंपली उनको इस तरह से लिखते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स, लेट अस कंसीडर के हर तरफ इक्वल डायरेक्शन, इक्वल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो एक्स डिवाइड जी डायरेक्शन को, जैसे पी ऑफ एक्स जो है वो डेंसिटी इनटू टोटल वी ऑफ एक्स स्क्वायर है, इसी तरह से हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि जब हम y फाइंड करेंगे तो डेंसिटी इनटू एवरेज वेलोसिटी ऑफ y मॉलिक्यूल्स आ जाएगी, और इसी तरह से z डायरेक्शन में z मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो दैट इज वेरी सिंपल।
अब वेक्टर एडिशन के साथ अगर हम बात करें तो ओवरऑल वेलोसिटी देखी जाए तो उस एक कंटेनर के अंदर ही वो मूव कर रहे हैं, तो टोटल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू द एडिशन ऑफ एक्स वाई एंड जी डायरेक्शन। अब हमें यहाँ पे ये भी पता है कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। और वेक्टर एडिशन की अगर बात की जाए तो वहां पे हमें ये देखना है कि वी ऑफ एक्स का जो एवरेज वेलोसिटी है वाई पे भी वही है, जी पे भी वही है, तो वी कैन जस्ट से दैट द एवरेज वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस इज इक्वल। तो जब सारी इक्वल है तो हम इस वी वाई को भी मैं वी एक्स कह सकता हूँ, वी जी को भी मैं वी एक्स कह सकता हूँ, तो ये आपके पास वी एक्स स्क्र प्लस वी एक्स स्क्र प्लस वी एक्स स्क्र बन जाएगा क्योंकि दे आर इक्वल, बिकॉज दे आर इक्वल। तो मतलब दिस इज बेसिकली, मुझे इन चीज़ों पे अक्सर खुद भी हंसी आ जाती है, इंग्लिश उर्दू मिक्स हो जाता है, तो डजेंट मैटर, इंग्लिश भी समझ आती है उर्दू भी समझ आती है, जहाँ किसी बात की समझ ना आए वो लाजमी बताइएगा। तो क्योंकि वी वाई और वी एक्स और वी जी क्योंकि हम यहाँ बता रहे हैं दे आर इक्वल, तो इक्वल है तो सब ऐड करेंगे तो दे ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज वी एक्स। तो ये हमारे पास वी टोटल जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ वी ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं वी एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ एवरेज वेलोसिटी की, तो दिस इज बेसिकली वी टोटल डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पे ये चीज हमें ये बता रहा है कि एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, जो एवरेज वेलोसिटी है, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल वेलोसिटी। 1/3 क्यों है? क्योंकि एक पोर्शन तो y का है, एक पोर्शन z का है, एक पोर्शन x का है, टोटल 3 पोर्शन है, हर साइड पे एक एक पोर्शन है, तो किसी एक की बात करोगे तो दैट विल बी 1/3 ऑफ द टोटल वन। ठीक है, तो ये हमारे पास वी स्क्वेयर बाय 3 आ रहा है। इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में, यहाँ पे जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई थी इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी जगह आ जाएगा 1/3 इंटू वी एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। तो लेट अस गो टुवर्ड्स दैट वन। वैल्यूज पुट की हमने, ये हमने इक्वेशन 2 पहले लिख ली, फिर उसमें उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दी। इस वैल्यू के बाद हमने 3 को यहाँ पे ले आए। देखो ये सिंपल मैथ्स है, इसको मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ तो मेरा ख्याल है कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो एक और चीज, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या कहता है? पास्कल लॉ सेज दैट प्रेशर अलोंग एवरी साइड इन एनी कंटेनर इज सेम इफ एंड ओनली इफ गैस हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी। ये लिक्विड के लिए भी सेम है, चाहे आप फ्लूइड की बात करें, किसी भी फ्लूइड में, यहाँ पे आप फॉस्कस लॉ ऑफ फ्लूइड कह सकता हूँ। तो फ्लूइड जो है उसका अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो पास्कल लॉ सेज दैट द प्रेशर अलोंग एवरी साइड ऑफ द कंटेनर या जार या कंटेनर या वेसल, जो भी आप उसको कंसिडर करो, उसमें प्रेशर सेम रहता है। तो अगर प्रेशर हर साइड पे सेम है तो यहाँ पे अगर हम जैसे पी एफ एक्स फाइंड किया तो ऑब्वियसली दैट पी एफ एक्स विल बी इक्वल टू पी एफ वाई एंड दैट इज इक्वल टू पी एफ जी। और इन सबको मैं इक्वल टू पी भी कह सकता हूँ, दैट इज टोटल पी कह सकता हूँ इनको। और ये किसके इक्वल है? दैट इज रो बाय 3 इंटू। तो इसी को हम टोटल अगर पी से रिप्रेजेंट कर ले तो दिस इज इक्वल टू पी 1/3 इंटू रो एवरेज ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर के साथ। और फिर हमें डेंसिटी की बात की जाए तो हमें, हम अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो हमने यहाँ पे डेंसिटी फाइंड की थी कि डेंसिटी इज इक्वल टू m टाइम्स n बाय लेंथ क्यूब। यही वैल्यू उठा के हम वापस जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। और जैसे कि हमने वहां देखा तो लेंथ, ये भी वहां पे इक्वेशन सेम थी और दिस इज द सेम इक्वेशन एज वेल। तो यहाँ से ये डेंसिटी की वैल्यू उठा के हम इस वैल्यू को इस डेंसिटी में पुट कर देते हैं। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू एम एन बाय वॉल्यूम। अब ये जो लेंथ क्यूब है उसको हमने वॉल्यूम लिख लिया, तो अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ये वाली फॉर्म उस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, या आप उसकी ये वाली फॉर्म, दोनों फॉर्म्स में से कोई एक फॉर्म जो है, मतलब, और आप इसको दरमियान में आप आर लिख सकते हो, तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हो। तो लेट अस पुट दिस वन, एक ही बात है। हमने वैल्यू पुट कर दी, p इज इक्वल टू 1/3 एम एन बाई वी। अब ये एम एन बाई वी किसकी जगह पे आया है? सिंपली 1/3 एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, इस डेंसिटी की जगह पे एम एन बाय वॉल्यूम आ रहा है, जो कि हमने यहाँ प्रूव किया। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, इक्वेशन कुछ इस तरह से आ रही है। अब क्योंकि हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मास तो सारे पार्टिकल सेम हैं, तो इसलिए जब हम मास की बात भी करेंगे तो मास विल बी एवरेज एज वेल। तो हम इस मास को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं 1/3 एन वी। अब क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वेलोसिटी हो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो लाजमी होती है, तो हम थोड़ा सा इसको काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, सिंपल है। मैथमेटिकल स्टेप आपके सामने है, आप वीडियो को यहाँ पे रोक के मैथमेटिकल स्टेप्स को देख सकते हो। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, जो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो तो यहाँ पे आपके पास एज इट इज आ जाएगा, जो डिवीजन वाला 2 था वो एवरेज के साथ चला जाएगा। क्योंकि ये नंबर है, एक सिंपल नंबर है, एक ही नंबर है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको एवरेज के अंदर लिख सकते हो, उससे बाहर लिख सकते हो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर कि आपको 2 का पहले कोई एवरेज निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली भाई वो एक ही वैल्यू है, उसका एवरेज भी वही होगा। तो आपको, आप
M2 को सिंपली इस ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो और उसके लिए आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इज जस्ट रीअरेंज दिस वन। 2 और 3 दोनों नंबर्स थे, ये मैंने पहले लिख लिए। एन ओवर वी है, आप इसको इसी तरह लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जस्ट टू मेक देम अ बिट मोर क्लियर, तो पी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, दैट इज 2/3 एज इट इज एन बाय वी वॉल्यूम, एंड दिस इज 1/2 एम वी स्क्वायर। ऑब्वियसली हर किसी को पता है कि 1/2 एम वी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, हम उसको तो रिलेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर बात की जाए एन ओवर वी की, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो एन ओवर वी जो है दैट इज शोइंग अस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन में इस एन बाई वी की जगह पे हम एन नॉट वैल्यू पुट कर देते हैं, एंड यू विल बी लेफ्ट विद प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एन नॉट इंटू 1/2 एम वी स्क्वायर। एंड वेरी सिंपल, इसको एज इट इज रहने दें, इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी पुट कर दिया। हमें पता है 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, जब किसी एक कंटेनर में आप कोई फिक्स अमाउंट रख देते हो तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम उसका हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो एन नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू दिस वन। और हमें बिल्कुल एग्जैक्टली हर चीज का पता है कि अगर हम कांस्टेंट और इक्वल को कंबाइन करते हैं तो दैट इज इक्वल टू द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इस केस में हम लिख सकते हैं दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट हैं। तो प्रेशर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। दैट मींस कि अगर हमें किसी भी कंटेनर का प्रेशर बढ़ाना है तो हमें मॉलिक्यूल्स को हीट देके या किसी भी तरीके से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर हमें काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना है, या यूं कह लो कि प्रेशर को डिक्रीज करना है, तो प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने से प्रेशर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल, कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इफ यू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ यू डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर विल आल्सो डिक्रीज। और लास्ट बात, बिल्कुल लास्ट बात, कि हमारे पास जो है इस पूरी इक्वेशन को डिराइव करने तक, फ्रॉम द फर्स्ट थिंग टिल द लास्ट थिंग, हमने सिर्फ लीनियर मोशन की बात की है, हमने सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात की है। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कहीं पे भी कि हमने रोटेशनल की बात की है एनर्जी की, हमने वाइब्रेशनल की बात की है। तो हमने रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन को काउंट नहीं किया है, आइडियल कंडीशंस हैं। तो जस्ट लाइक कि हम इस पूरे आइडियल गैस लॉ को डिराइव करने के लिए, ऑब्वियसली दिस इज नॉट द आइडियल गैस लॉ, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम साथ में करेंगे। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। तो हमने सिर्फ लीनियर मोशन को कंसिडर किया है इस पूरी डेरिवेशन के लिए, जितनी भी डेरिवेशन है। और मुझे उम्मीद है कि डेरिवेशन इजी है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको इस फोर्स के लिए काफ़ी सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ी और फिर वैल्यू पुट करने के बाद थोड़ी सी रीशफलिंग करनी पड़ी है। तो दिस इज टॉपिक, अ सिंपल टॉपिक, प्रेशर ऑफ गैस। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद भी आया होगा। ऑब्वियसली थोड़ा लेंथी है, तो पसंद नापसंद की बात यहाँ पे ना की जाए शायद, बट इजी है। तो जस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस इट 3 to 4 times, एंड यू विल बी गुड विद द डेरिवेशंस एज वेल। कोई ऐसा मसला नहीं है, बट अगर फिर भी कोई कोई बात समझ नहीं आई है, कोई चीज़ रह गई है, तो जस्ट मेंशन दैट थिंग इन द कमेंट, एंड